हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमने जीके एंड जीएस से टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू प्रश्न रखे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करते हैं तो पूरी क्लास को देखिएगा और अंत में ये भी अवश्य बताइएगा। तो चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेहावा सोवा बंदरगाह एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। तो आप लोग बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है। जो नेहावा सोवा बंदरगाह है एवं कांडला पत्तन निम्न में से किस तट पर स्थित है। तो आप लोग बताइए कि ये कहाँ पर है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है मुंबई के तट पर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। बताइए आप लोग इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को अगर आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 134 ए को मिलाओगे और साथ में अनुच्छेद 132 को पढ़ोगे, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में पता चलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो आप लोग बताइए कि जो एड्स रोग है वह शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, वह रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है जो एड्स रोग है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो कुंभ मेला है उसे आयोजित करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और आप लोग उतनी ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, जो हर्षवर्धन है, उन्हीं को कुंभ मेला शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घर उपलब्ध कराना है। इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य, तो आप लोग बताइए कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है यह कब तक पूरा हो जाएगी, जिसके लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है। कितना लक्ष्य रखा है आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक ये लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी को घर उपलब्ध करा दिए जाएं, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करेगा। तो आप लोग बताइएगा, जो शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न में किसका प्रयोग करेगा। तो आप लोग आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका बनेगा बी, डैश पॉइंट edu, जो शिक्षण संस्थान है वह अपने डोमेन नेम में अंत में जो प्रयोग करेगा .edu, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर
जो इसका बनेगा वह बनेगा डी। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत निम्न में से क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत निम्न में से क्या है? तो उत्तर प्रदेश में ये बताइए कितने प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 57.2% स्त्रियां उत्तर प्रदेश में साक्षर हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताइए कि जो मिर्ज़ापुर है वह किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग अपना आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो मिर्ज़ापुर है वह कजरी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर सही है। जो कजरी है वह मिर्ज़ापुर में बहुत ही फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करता? आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन का ऐसा कौन सा जिला है जो कि बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दे रहे हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 77.3% पुरुष 2011 की जनगणना के समय साक्षर थे, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में सिरोही लिली महोत्सव 2019 कहाँ शुरू हुआ? तो आप लोग बताइए कि जो सिरोही लिली महोत्सव 2019 है वह कहाँ पर शुरू किया गया? अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, वह जो सिरोही लिली महोत्सव है वह 2019 का मणिपुर में हुआ, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो आप लोग आंसर बताइए। इसका बहुत ही आसान प्रश्न है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? आपको बताना है, तो आप लोग बताइए इसे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, जो कि 96.6 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत के साथ बनाता है, ये सबसे लंबी सीमा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो आपसे बताइए कि कौन सा ऐसा नीति निर्देशक तत्व है जो कि संविधान के बाद में जोड़ा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी मुक्त कानूनी सलाह, ये नीति निर्देशक तत्वों में बाद में जोड़ा गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो आप लोग आंसर बताइए कि पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। आंसर बताइएगा आप लोग। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल जो है वह पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आप लोग इसे सुमेलित कीजिए। फिर हम आपको कोड देते हैं। आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। आप लोग इसे सुमेलित कीजिए, फिर हम आपको कोड दिखाते हैं। आपको हम कोड दिखा रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। आपके सामने कूट है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि 96 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2, तो आप लोगों का आंसर सही है। आपको हम फिर से दिखाते हैं कि कौन कौन कहाँ से मिलान की होगा। जो पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ है 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध जो है वह है
1527 और जो चौसा का युद्ध है वह है 1539 और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 है। तो आपका आंसर ये होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और क्या है, अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने के हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सी ऐसी योजना है जो चलाई जा रही है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसे आप सुमन योजना भी कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए जो मॉनिटर का डिस्प्ले आकार होता है उसे कैसे मापा जाता है। आप लोग आंसर बताइए कि इसका। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी उसे डायगोनली मापा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपसे सही नहीं पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि ऐसा कौन सा जोड़ा है जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए सही जोड़ा नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो मुरादाबाद और गाजियाबाद है वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जोड़ों में सही नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फैजाबाद जिले को स्पर्श करने वाले समूहों का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि फैजाबाद जिले को स्पर्श करने वाले समूहों को आपको चयन करना है, तो आप लोग कीजिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी बाराबंकी अमेठी सुल्तानपुर और गोंडा जो है यह फैजाबाद जिले को स्पर्श करते हैं, तो आपका आंसर सही है बाराबंकी अमेठी सुल्तानपुर और गोंडा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो कथक संस्थान उत्तर प्रदेश का है वह लखनऊ में है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन की देखरेख हुए 3 सदस्यीय समिति का गठन देखरेख हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिनमें कौन शामिल नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की देखरेख के लिए 3 सदस्यीय समिति गठन किया गया है उसमें जो आपको ऑप्शन में दिया गया इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी राजीव शर्मा, जो राजीव शर्मा है वह इसमें सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग बताइएगा कोयला उत्पादन क्षेत्र और एक तरफ कोयला खदान दिया गया है, तो आप लोगों को इसे सुमेलित करना है कि दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी इनमें कौन कौन से कोयला खदान स्थित है। तो आप लोग इसे सुमेलित कीजिए, फिर हम आपको कोड दिखाते हैं। तो आप लोगों ने इसे सुमेलित किया होगा। अब आपके सामने हम कोड लाते हैं, आप लोग बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 1, तो आपका आंसर सही है। अब आप लोग इधर देखिए 2 3 4 1 यानी जो दामोदर है वह है बराकर, सोन घाटी उमरिया, उसके बाद जो गोदावरी घाटी है वह है सिंगरैनी और जो महानदी घाटी है वह है तालचेर। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा 2 3 4 1। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आप लोग बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है। आप लोग आंसर इसका बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आप उतनी ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है वह इंग्लिश है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बौद्ध स्तूप निर्माण का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है बौद्ध स्तूप निर्माण का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए वह सारनाथ से प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ती है डैश कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो आप लोग आंसर बताएं कि वे वस्तुएं जिनकी अगर आप कीमत बढ़ाओगे तो उनकी खपत भी साथ साथ बढ़ जाती है, तो वे वस्तुएं क्या कहलाती है, आपको बताना है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, उसे गिफेन वस्तुएं कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एनालॉग सिग्नल के डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित होने की क्रिया है, तो क्या है? आप लोग इसे बताइए कि अगर आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर रहे हो तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। अगर आप किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर रहे हो तो उसे आप डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर जो है वह कानपुर को कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिल्क है उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, विजय केलकर जो हैं वह 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दिगंबर एवं विष्णु विश्वास किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आप लोग आंसर बताइए कि दिगंबर एवं विष्णु विश्वास किस आंदोलन से संबंधित थे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वह नील आंदोलन से संबंधित थे, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो उसे आप बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए कि विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, लेडी एडा लवलेस को विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले कौन है? तो आप लोग आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश के आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले हैं, तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन से हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने, तो आप लोग आंसर बताइए कि जो 17वीं लोकसभा है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया कि 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष ओम बिड़ला बने हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वह है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वह हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायत राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आप लोग बताइए कि बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में बनी थी, उनके अनुसार जो है पंचायत राज की संरचना कैसी होनी चाहिए? आप लोग आंसर बताइए इसका।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत होनी चाहिए, तो आपका आंसर सही है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसकी, आपसे पूछा जा रहा है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो आप लोग आंसर बताइए कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है बी, उदयन, जो बुद्ध है वह उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए कि जो मनरेगा योजना में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जाता है कैसे किया जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है बैंक खाते से, तो आप लोगों का आंसर सही है, जो मनरेगा मजदूरों हैं उनके बैंक खातों में पैसा को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोगिता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है क्या है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया, बताइए यह सम्मान पाने वाले वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो आप लोग आंसर बताइए कि जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया तो उस समय वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे भारत रत्न पाने वाले। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वो 6वें ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, 90 ईस्ट रिज कहाँ पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है जो 90 डिग्री ईस्ट कटक है, कटक आप रिज को कटक कहते हैं, तो वह कहाँ पर पाया जाता है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में 90 ईस्ट रिज पाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति किस समिति ने प्रकट की, तो आप लोग आंसर पता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और आप लोग उतनी ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त संसदीय समिति ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की थी, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट यानी केरल में पहुंचा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ नगर ऐप की शुरुआत की गई, तो आप लोग आंसर बताइए कि केंद्र सरकार की किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ नगर ऐप की शुरुआत की गई है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा जो है वह स्वच्छ नगर ऐप लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा एवं संथाल जनजातियाँ किस वृक्षों की पूजा करती हैं, तो आप लोग आंसर बताइए कि छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल जनजातियाँ हैं वह किन वृक्षों की पूजा करते हैं, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो मुंडा और संथाल है वह महुआ और साल की पूजा करती हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, तो आप लोग आंसर बताइए कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है वह किससे संबंधित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो अनुच्छेद 370 है वह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आप लोग बताइए कि किसे आप ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा देते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर
किस अभियान की शुरुआत की? तो आप लोग आंसर बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? तो आप लोग अपना आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये और कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग आंसर बताएं इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है फिट इंडिया अभियान, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये ना भूलें कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक लिख भी किया करें। तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा।